नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्वागत है आप सबका। कल बात कर रहे थे हम अर्थशास्त्र क्या है और कुछ सामान्य सी बातें हमने पढ़ी थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आया था वो एडम स्मिथ का आया था। वापस रिपीट कर दूं, एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ये बात आई थी। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था और एडम स्मिथ की एक पुस्तक का नाम आया था। ये सारी चीज़ें जो है हमने देख ली थी। उसके बाद में अर्थशास्त्र के अध्ययन की जब बात आती है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की बात आती है तो अर्थशास्त्र की परिभाषा हमने पढ़ ली। परिभाषा पढ़ने के बाद ये बात आती है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते क्यों। बड़ा प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है। कोई भी काम जीवन में हम करते हैं उसका उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है। किसी भी काम, खाना खाते हैं जीने के लिए, पानी पीते हैं जीने के लिए, प्यास लगेगी पानी पिएंगे, स्कूल जाते हैं हम शिक्षा पाने के लिए। आप मोबाइल लेके यूट्यूब चला के अभी मेरा चैनल देख रहे हैं और ये क्लास ले रहे हैं, क्यों? आपको सीखना है, इसलिए सारा कुछ ये हो रहा है। और इसी प्रकार अर्थशास्त्र का जो है वो अध्ययन क्यों किया जाता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की सबसे बड़ी समस्या आती है अभाव या कमी। समझे आप? मतलब अभाव या कमी। कल जैसे हम बात कर रहे थे कि जितना भी उत्पादन हो रहा है और उसको उत्पादन को करने के लिए किन की जरूरत पड़ती है? संसाधनों की। संसाधन कौन कौन से? सबसे पहली बात श्रम की बात आई, दूसरी बात भूमि की बात आई, तीसरी बात पूंजी की बात आई, चौथी बात उद्यम की बात आई। ये संसाधन असीमित मात्रा में नहीं है और मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित मात्रा में नहीं है। कहने का मतलब आवश्यकताएं तो हैं असीमित और संसाधन क्या है? सीमित। कहने का मतलब इनकी कमी है, इनकी कमी है, संसाधनों की कमी है और आवश्यकताएं असीमित हैं। तो असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का करेंगे अलोकेशन। क्या करेंगे बेटा? अलोकेशन, या जिसको हम आवंटन कहेंगे। क्या कहेंगे? संसाधनों का आवंटन। आपकी किताब में कहीं ना कहीं एक अजीब सा नाम और आएगा बाद में, विनिधान। आगे बाद में आएगा तब बताऊंगा। किताब में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको विनिधान मिलेगा। अजीब सा शब्द है। सही सरल शब्द इसके लिए है आवंटन, जिसको कहते हैं अलोकेशन। आवंटन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु का या सेवा का उत्पादन करना। उस वस्तु या सेवा के उत्पादन करने के लिए हमारे पास श्रम भी है, भूमि भी है, पूंजी भी है, उद्यम भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन सीमित मात्रा में है। तो कौन सी जो चीज है उसको कितना यूज में लेंगे, श्रम कितना लगाएंगे, भूमि का यूज कितना करेंगे, पूंजी कितनी लगाएंगे, उद्यम सारी ही पूंजी एक जगह लगा देंगे, ये नहीं लगाएंगे तो सेट नहीं होगा। सारे ही लेबर तो हमने लगा दिए लेकिन भूमि का यूज नहीं किया या पूंजी का यूज नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब उस उत्पादन को चलाने के लिए, उस फर्म को चलाने के लिए कौन से साधन को कितनी मात्रा में लगाना है, इसको कहते हैं कि साधनों का अलोकेशन या साधनों का आवंटन। तो इन साधनों के आवंटन के लिए ही एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि संसाधन कम है और आवश्यकताएं ज्यादा है। ये बात आई कि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है। इसके बाद आता है वास्तविक अर्थशास्त्र और
आदर्श अर्थशास्त्र। आपकी किताब में ये टॉपिक मिलेगा, वास्तविक अर्थशास्त्र वर्सेज या आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इसको हम कहते हैं, वास्तविक अर्थशास्त्र को हमने कहा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और इसको कहा हमने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कई बार इस वास्तविक अर्थशास्त्र के लिए सकारात्मक अर्थशास्त्र का प्रयोग भी किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सकारात्मक अर्थशास्त्र का प्रयोग भी किया जाता है। क्या है वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र? नाम से पता है, वास्तविक मतलब जो रियलिटी में है, जो वास्तव में है, क्या है, कैसा है, क्यों है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। यानी इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ रही है वास्तविक अर्थशास्त्र की, वो है क्या है। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हमेशा आइडियोलॉजी की बात करता है, आदर्शों की बात करता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए। ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करता है। ये बात करता है सीधी सीधी क्या है। यानी वास्तविक अर्थशास्त्र या वास्तविक ये भी एक तरह का, ये कह सकते हैं कि हम साइंस है। प्रश्न बनता है ना कई बार कि अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला है। तो वो अर्थशास्त्र वास्तव में एक विज्ञान भी है, एक कला भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, और वो रियल एंड नॉर्मेटिव दोनों तरह का है। बात ये करते हैं कि इसमें वस्तुएं जो है वो क्या है, यानी जो है जैसी हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या होता है, क्या होना चाहिए, उनका अध्ययन किया जाता है। देखिए क्या है, नहीं क्या है। मैं अपनी बात करूं, मैं ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसान। हम सब मानव हैं। वो एक चिड़िया है ना। अब बात ये आती है, ये सारी बात हम ये कह रहे हैं कि हम मानव हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो एक भैंस है, वो एक चिड़िया है, ये सब हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है। एक टीचर को अच्छा पढ़ाना चाहिए। मैं अच्छा व्यक्ति हूं कि नहीं हूं, मुझे अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए। इस तरह की बात जब आएगी, वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में बात आएगी। अगर अर्थशास्त्र का कोई उदाहरण लेके चलो, तो हमने अखबार में पढ़ा कि किसी राज्य में भूख से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। किसी राज्य में भूख से 100, 200, 500, 5 जितने भी हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। फैक्ट है, अखबार में है, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ये क्या है? वास्तविक अर्थशास्त्र है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यहां पे बात ये करेगा कि उन भूख से मरे हुए लोग क्यों मरे, और क्या किया जाना चाहिए था। क्या सरकारें नाकाम थी, या वो लोग नाकारा थे, या जो भी कारण रहे, और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे वहां पे उस भूखमरी के निवारण के लिए। सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए थी, ये ऐसा करना चाहिए था ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। वो सारी की सारी बात आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में बात आती है। समझ में आ रही बात? बहुत आराम से क्लियर, धीरे धीरे इस चित्र को करवाऊंगा, क्योंकि ये
बेस है पूरे अर्थशास्त्र का। ये अगर समझ में बात आ गई तो आगे अर्थशास्त्र समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब भी बात आपके अर्थशास्त्र की आएगी, आपको इस बातों का, मौलिक बातों का पता होना चाहिए। इस चैप्टर में भले ही मुझे 4 के बजाय 5 के बजाय 6 पीरियड लग जाए, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करवाना जरूरी है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात जब हम करते हैं तो इसके साथ तुलना करनी जरूरी हो जाती है वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की। जैसे हमारे देश में उपभोग इतना है, विनिमय इतना है, वितरण इतना है, ये सारी बातें क्या है? वास्तविक अर्थशास्त्र। उपभोग कितना होना चाहिए, विनिमय कितना होना चाहिए, वितरण कितना होना चाहिए, ये सारी बातें आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। कहने का मतलब एक बार के लिए इन दोनों में मोटे मोटे तौर पर अंतर हम देख लें तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। यहां पे लिखो मैं वास्तविक अर्थशास्त्र, जिसको सकारात्मक अर्थशास्त्र भी एक तरह से कहते हैं। पॉजिटिव कह रहा है इसलिए सकारात्मक कहा, बाकी ये है आपका आदर्श अर्थशास्त्र। दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहली बात वो ही करेंगे कि ये जो है किससे संबंधित है, ये अवधारणा क्या है से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्या है से संबंधित है। यानी रियलिटी क्या है, मरे हैं, नहीं मरे हैं, वहां पे पोषण की कमी है, वहां पे अर्थव्यवस्था कमजोर है, मजबूत है, इतने साइज ऑफ आपका इकोनॉमी है वो कितना है, ये सारी चीजें क्या है के अंतर्गत आती है। और आदर्श अर्थशास्त्र में क्या कहता है? क्या होना चाहिए। ये संबंधित है किससे? क्या होना चाहिए। पहला अंतर। इसकी अवधारणा क्या है से संबंधित, इसकी अवधारणा क्या होना चाहिए। ये तथ्यों पर आधारित है। ये अवधारणा फैक्ट्स पर आधारित है, यानी जो दिए हुए हैं तथ्य। आपके अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था की साइज क्या है, अर्थव्यवस्था जीडीपी की कितनी है, जीएनपी कितना है, भुखमरी के आंकड़े क्या हैं, जनसंख्या के आंकड़े क्या हैं, ये सारे तथ्यों का फैक्ट पर आधारित है। क्या होना चाहिए वो नहीं है, यानी सुझाव नहीं दिए जाते, सुझाव नहीं दिए जाते। और इसमें ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो है सुझाव देने वाला है। सुझाव देने वाला, ये सुझाव देगा कि जीडीपी कमजोर है तो जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या प्रयास किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, क्या प्रयास किया जाना चाहिए फर्मों की तरफ से, क्या प्रयास किया जाना चाहिए जितने भी उत्पादन के साधन है उनकी तरफ से। ये सब सुझाव देता है। तीसरी बात, ये जो है वास्तविक आंकड़ों की जांच की जाती है। इसके अंदर वास्तविक जो आंकड़े हैं उनकी जांच की जाती है और इसके अंदर वास्तविक आंकड़ों की जांच नहीं की जाती है। वास्तविक आंकड़ों की जांच नहीं की जाती। और एक उदाहरण जो है हम इसमें देखें, उदाहरण में जैसे इसने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानताएं हैं। आय वितरण में भारत में असमानताएं हैं, समझे ना। भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आय वितरण में असमानताएं। आय वितरण में असमानता का मतलब क्या होता है कि देश के कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, बहुत 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 ज्यादा पूंजी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पूंजी बहुत कम है। यानी या तो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं
या बहुत ज्यादा अमीर हैं। यानी कहने का मतलब आय वितरण में असमानता है, ये इसका एक उदाहरण हो गया वास्तविक अर्थशास्त्र का। और ये कहता है कि इस असमानता को दूर किया जाना चाहिए, असमानता को दूर किया जाना चाहिए। ये किसकी बात आएगी? आदर्श अर्थशास्त्र की। किया जाना चाहिए, ये आदर्श अर्थशास्त्र की बात आती है। अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, तब उसमें आप यानी अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है, तब बात आती है कि आदर्श अर्थशास्त्र की और वास्तविक अर्थशास्त्र। अब इसके जो अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं कि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है। आपके लेवल पे केवल हम दो शाखाओं का अध्ययन करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। मोटा मोटी यही होता है, लेकिन उसके बाद में आगे आगे जब जाएंगे आप इसके बाद, तो और आपका अध्ययन क्षेत्र है वो काफी विस्तृत हो जाएगा और उसको हम देखेंगे आगे जैसे जैसे अगले चैप्टर्स में जाएंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मोटी मोटी बातें हम कर रहे हैं और उन मोटी मोटी बातों की गहराइयों में जाना जरूरी होता है। तब बात आती है, कोई आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र की शाखाएं जो हैं, अर्थशास्त्र के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो अर्थशास्त्र की दो शाखाओं की बात हम करते हैं, दो प्रकारों की बात करेंगे। एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। कल भी थोड़ी बहुत बात की थी, एक आध बार नाम आया होगा। व्यष्टि जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि जिसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम व्यष्टि की बात करें। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इंग्लिश का जो नाम है उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसको कहते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बहुत छोटा शब्द जो है उसके लिए माइक्रो यूज किया जाता है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई इस अर्थशास्त्र की, वो ग्रीक भाषा का शब्द था माइक्रो। ग्रीक भाषा में ऐसे कुछ लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है। ग्रीक भाषा, माइक्रो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के एक दूसरे शब्द से, सॉरी इंग्लिश का वर्ड है ये आपका मिक्रोस शब्द से बना है। किससे बना है? मिक्रोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है माइक्रो की तरह ही बहुत छोटा। कहने का मतलब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों से संबंधित है। कैसी इकाइयों से संबंधित है? छोटी इकाइयों से संबंधित है, बहुत छोटी इकाइयां। छोटी इकाई एक व्यक्तिगत उपभोक्ता हो सकता है, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता। हम दुकान में जाए और दुकान में जाके क्या लेके आए? कुल्फी लेके आए, है ना? हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। हमारा जो अध्ययन होगा, हमारी जो ये आर्थिक क्रिया है उसका जो अध्ययन होगा, उसका अध्ययन होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक छोटा उपभोक्ता, एक छोटी फर्म, वो जो दुकान वाला है वो एक दुकान है, एक छोटी सी फर्म है, उसका अध्ययन भी माइक्रो में होगा। छोटा उत्पादक है, जो ये कुल्फी बना रहा है उसका अध्ययन किया जाएगा, वो माइक्रो में किया जाएगा। कहने का मतलब छोटी छोटी इकाइयां जो है, एक श्रमिक का अध्ययन करना है, माइक्रो में किया जाएगा। परिवार का अध्ययन करना है, परिवार भी एक छोटी इकाई है, माइक्रो में किया जाएगा। कहने का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर जो व्यक्तिगत उपभोक्ता हैं वो
जो फर्म हैं वो इनके बीच आर्थिक व्यवहार जो भी होते हैं, उन आर्थिक व्यवहारों की जो क्रियाएं हैं, कहने का मतलब आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है। आय और व्यय का अध्ययन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीमतों का अध्ययन किया जाता है, वस्तुओं की और सेवाओं की। वस्तुओं की कीमतें और सेवाओं की कीमतें। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात के साथ साथ जैसे दो शब्द आए हैं हमारे पास, वस्तु और सेवा, जिसको कहते हैं गुड्स, एंड ये हैं आपके सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनकी बात जब हम करेंगे तो देखिए, वस्तुएं वो चीज हैं जो भौतिक रूप से उपस्थित है। हम बाजार गए और आइसक्रीम लेकर आए, वो वस्तु है। हम बाजार गए, गुड़ लेकर आए, वस्तु है। हम बाजार गए, रसगुल्ला लेके आए, वस्तु है। तो सेवा क्या है? जो चीज भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन उसके बदले में पेमेंट आपको करना है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और आपसे उस पर्चे के बदले में डॉक्टर ने, सरकारी डॉक्टर है या आपने वहां पे घर पे दिखाया, या आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए या सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहां से आपसे चार्ज वसूल किया, 10 रुपए पर्चा कटवाया आपने। प्राइवेट में गए, वहां पे 100 रुपए वसूल किए, 135 रुपए वसूल किए, 200 रुपए वसूल किए, जितना। उसके बदले में आपको फिजिकली कोई वस्तु दी उन्होंने? नहीं। वो उसकी सेवा, वो उसको देखने की फीस है। यही क्लास चल रही है मेरी, और ये क्लास अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाता, ये वीडियोस यूट्यूब पे नहीं होते, और इसके बदले में मैं आपसे चार्ज वसूल करता, तो ये सेवा है। कहने का मतलब शिक्षक से संबंधित सेवाएं, डॉक्टर से संबंधित सेवाएं, बीमा कंपनी से संबंधित सेवाएं, बैंक में आप गए, वहां पे खाता खुलवाया, बैंक में आपने एटीएम की सेवाएं ले रहे हैं, आपके एसएमएस आ रहा है, उस एसएमएस की आप 3 महीने में चार्ज भर रहे हैं, वो सारी की सारी सेवाएं हैं, और उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। कहने का मतलब ये वस्तुएं हैं और ये सेवाएं। हमारी बात यहाँ पे चल रही है, हम यहाँ वस्तु और सेवाओं की कीमतों की बात करेंगे। वस्तु और सेवाओं की कीमतों की बात करेंगे, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, याद रख लीजिएगा हमेशा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में या व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमतों का अध्ययन सबसे इंपॉर्टेंट है, मांग और पूर्ति का अध्ययन इंपॉर्टेंट है, और कीमतों का अध्ययन इंपॉर्टेंट है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ये नाम दिमाग में रख लेना, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, प्राइस थ्योरी। कहने का मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारे अध्ययन की या हमारे अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयां जो हैं उनका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। हमारे अध्ययन की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट जो आर्थिक इकाइयां हैं उनके सूक्ष्म भागों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म भागों का अध्ययन किया जाता है। जो सूक्ष्म भाग हैं उनके आपसी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ये बात आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। कहने का मतलब
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयां और छोटे छोटे भागों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। अगर बात आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की, तो थोड़ी बहुत विशेषताएं जो है हम देखेंगे, ज़्यादा डिटेल देखने की जरूरत नहीं। और विशेषताएं अभी तक जो बात बताई है वही इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है। और तीसरी बात, इसको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसमें कीमतों का अध्ययन किया जाता है। ये बात है आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं मान लीजिएगा। और जब विशेषताओं की बात आती है, इसके अंदर मांग का सिद्धांत भी आएगा, उत्पादन का सिद्धांत भी आएगा, कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी आएगा और साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी आएगा। और किसी चीज में जब विशेषताएं होती हैं तो उसके साथ ये भी बात होता है कि उसमें कमियां भी होंगी। अब कमियां होंगी तो कौन कौन सी कमियां हैं इसके अंदर, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। पहला चैप्टर है, बड़ा बेसिक चैप्टर है, आपकी किताब से कुछ ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि आपको इसको समझना जरूरी है, बाकी पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कमियों की बात करें, जब व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या कमियां हैं, यानी केवल व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से पूरे अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों नहीं हो जाता है, क्या और होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये अर्थव्यवस्था का अधूरा चित्र पेश करता है। अर्थव्यवस्था का अधूरा चित्र पेश करता है, कहने का मतलब अर्थव्यवस्था की पूरी बात जो है व्यष्टि के माध्यम से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों की बात होती है। इसमें व्यक्तिगत इकाई की बात आई, पूरी अर्थव्यवस्था की बात तो आई नहीं। इसमें एक व्यक्ति के आय की बात हो गई, यहाँ पे राष्ट्रीय आय की बात तो आई ही नहीं। एक फर्म के उत्पादन की बात आ गई, पूरे देश के उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कह रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद, उसकी बात तो आई ही नहीं। कहने का मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का अधूरा चित्र पेश करता है। दूसरी बात, अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जो मान्यताएं हैं वो अवास्तविक हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये माना जाता है, क्लासिकल अर्थशास्त्री जो थे, एडम स्मिथ और उनके बाद के जो मार्शल वगैरह जो थे, उन लोगों ने कहा था किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। पूर्ण रोजगार की, कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में जितने भी लोगों को काम चाहिए उन सब लोगों के पास काम होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलेगा। पहली बात, पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है वो काल्पनिक है, नहीं है। दूसरी बात, पूर्ण प्रतियोगिता। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये मान के चलता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, यानी बहुत सारी फर्म हैं और बहुत सारे ही ग्राहक हैं, लेकिन ये भी काल्पनिक मान्यता है। तीसरी बात जो इसकी कमी है, वो तीसरी कमी है कि कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त है। कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं जो हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाता है, उनको सॉल्व नहीं कर पाता है। जैसे रोजगार की बात आती है तो रोजगार का क्या करना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कोई सुझाव इसका नहीं है। आय और साधनों का निर्धारण है, मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति का उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा ना, 8 नवंबर 2016 नोटबंदी हुई, वो मौद्रिक नीति का ही एक प्रकार था, मौद्रिक नीति का ही एक ये कह सकते हैं कि भाग था, और उसी के तहत जो है नोटबंदी की गई थी। तो जब इस तरह की बातें आती हैं उनका समाधान जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं है। और चौथी बात, इसके जो निष्कर्ष हैं, इसके जो निष्कर्ष हैं
वो निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसके निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। व्यक्तिगत लोगों के लिए जरूर सही हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो ये बात लगभग कंप्लीट हो गई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो पूरी देश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, बड़े समूह की बात करेंगे, वो मैक्रो आएगा। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं मैक्रो के बारे में विस्तार से अध्ययन कल की क्लास में करेंगे। एक एक चीज को आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और ये चैप्टर है, इसको आपको 2 बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो उसके बाद कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।